वास्तव में राजस्थान निरक्षरता के लिए निम्नतम स्थान पर है। एक जमाने में बिहार में महिला साक्षरता हमसे कम थी, आज हमारी साक्षरता वास्तव में बिहार से भी कम है। इसलिए सर्वाधिक निरक्षर जनसंख्या महिलाओं की राजस्थान में पाई जाती है। बीमारियों के कहलवाने का एक कारण ये भी था। अगली बात पर आते हैं, जनसंख्या का घनत्व 200, भारत में 382, लेकिन स्पष्ट करना चाहिए कि घनत्व का विकास से कोई स्पष्ट संबंध नहीं होता। सो देयर इज नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड डेवलपमेंट। जितने भी एशिया के शेर हैं, सिंगापुर, साउथ कोरिया, हांगकांग और ताइवान, इन चार को एशिया के शेर कहते हैं। इस शेर की तरह से इन्होंने छलांग लगाई, इसलिए इनका नाम हो गया शेर। तो जितने भी एशिया के शेर हैं, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग, इन सब में जनसंख्या का घनत्व 3000 से ज़्यादा है। और ये सारे उच्च आय वाले देश हैं, हाई इनकम कंट्रीज। क्योंकि विश्व बैंक दुनिया के देशों को 3 भागों में बांटता है, HIC हाई इनकम कंट्रीज, MIC यानी कि मीडियम इनकम कंट्रीज, LIC लो इनकम कंट्रीज। मीडियम को फिर 2 भागों में बांटता है, उच्च मध्यम आय, निम्न मध्यम आय। भारत 2007 से निम्न मध्यम आय वाला देश है। 2007 से यानी कि 1947 से 2007 तक हम निम्न आय वाला देश थे। 60 साल तक हम निम्न आय वाला देश। अब हम जाकर के निम्न मध्यम आय वाला देश बने, उच्च मध्यम आय वाला देश नहीं। और इसलिए डेंसिटी का विकास से कोई संबंध नहीं है। चारों एशियाई शेर, उसी तरह से आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जनसंख्या का घनत्व मात्र 2 है और वो भी उच्च आय वाले देश है। जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा, विकास ज़्यादा, घनत्व कम, विकास ज़्यादा। इसलिए घनत्व का विकास से कोई संबंध नहीं है। हमारी दिक्कत ये है कि घनत्व भारत की तुलना में कम तो है, लेकिन हमारी जनसंख्या बिखरी हुई, हमारी जनसंख्या छितरी हुई। इससे प्रति इकाई विकास की लागत बढ़ जाती है। ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि अलग अलग ढाणियों में अलग अलग ढाणियों को जोड़ना पड़ता है, सड़कों से बिजली, उसी तरह से पानी आदि आदि। इससे हमारी प्रति इकाई लागत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए घनत्व का विकास से कोई संबंध हम सीधा पाते नहीं। अगली बात, हमारे यहाँ अनुसूचित जाति 17.8, भारत से ज़्यादा। इसका मतलब इनके लिए लालन पालन के लिए हमें खर्च करना पड़ेगा। एंड in case you have to spend on maintenance, obviously that much you cannot invest. यदि इस जनसंख्या को मुख्य धारा में लाने के लिए हमें शिक्षा पर खर्च करना पड़ेगा, स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ेगा, आवास पर खर्च करना पड़ेगा, तो फिर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, आर्थिक निवेश अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट अब कृषि में, ये इन्वेस्टमेंट अब सिंचाई में, ये इन्वेस्टमेंट अब उद्योग में नहीं कर पाए। और इसलिए SC जनसंख्या का बड़ा अनुपात और ST जनसंख्या का बड़ा अनुपात ये स्पष्ट करता है कि हमें इन पर व्यय करना पड़ता है, और इसलिए हमारा निवेश उसी अनुपात में कम होता है। सो व्यय से आप बने रहते, निवेश से आप आगे बढ़ते, तो हमें बने रहने के लिए खर्च करना पड़ता है, इन ऑर्डर टू जस्ट सर्वाइव रादर देन थ्राइव। तो थ्राइव करना अलग है, सर्वाइव करना अलग। अगली बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फूड ग्रेन्स की, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आज भी मूल्यवर्धन में, वैल्यू एडिशन में हमारे उद्योगों का योगदान, हमारे विनिर्माण का योगदान मात्र 10.9%। आप सोचिए 70 साल के बाद भी विनिर्माण का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में मात्र 11%। और सच बात यह है कि कृषि कितनी अनिश्चित है, कृषि कितनी अस्थिर है, किसी से छिपा नहीं। केवल वही देश आगे बढ़े हैं जिन्होंने विनिर्माण को पर्याप्त प्राथमिकता दी। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि राजस्थान उद्यमियों की जन्मस्थली तो है, लेकिन राजस्थान उद्यमियों की कर्मस्थली नहीं बन पाया। तो जन्मस्थली होना एक बात है,
और कर्मस्थली होना दूसरी बात है। हमारा ये दुर्भाग्य है कि आज भी भारत की तुलना में ये लगभग 3% 4% कम है। हमें विनिर्माण पर ज़्यादा महत्व देना चाहिए। विसर्जन राजस्थान 2007 में हमने आयोजित किया, विसर्जन राजस्थान हमने 2015 में भी आयोजित किया। लेकिन आयोजन करना एक बात, MOU होना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता होना एक बात है। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम ऑफ एक्शन में बदला क्या? और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि एक्शन का जहाँ तक सवाल है हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, समझौते बहुत हुए, इसलिए ये भी एक अपने आप में विशेषता है, इसका योगदान बढ़ना चाहिए। फिर हम कृषि का आधुनिकीकरण कैसे करें, हम कृषि का यंत्रीकरण कैसे करें, हम कृषि का व्यावसायीकरण कैसे करें, उसके लिए बहुत सख्त जरूरत है कि हम प्रति हेक्टेयर कितनी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। और देखिए हमारे यहाँ मात्र 54.51 किलो प्रति हेक्टेयर, जबकि भारत में 128 और आंध्र प्रदेश में 237। इससे स्पष्ट होता है कि हरी क्रांति, नीली क्रांति, पीली और सफेद क्रांति, मटमैली और भूरी क्रांति और इन सब का योग इंद्रधनुषी क्रांति। ये बात करना बहुत आसान है, लेकिन इसको व्यवहार में संभव करना बहुत मुश्किल है। यही नहीं, नीचे आप देखिए एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग, जोतों का औसत आकार, जोत का औसत आकार हमारे यहाँ 3.07 हेक्टेयर, पंजाब 3.77 हेक्टेयर। भारत की तुलना में जोत का औसत आकार हमारे यहाँ बहुत बड़ा है। जोत का मतलब होता है कृषि भूमि का वो हिस्सा जो वास्तव में जोता जा रहा है। सो दैट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विच इज एक्चुअली कल्टिवेटेड, उसे हम अंग्रेजी में होल्डिंग कहते हैं, HOLDING। हिंदी में हम जोत शब्द इस्तेमाल करते हैं। और जोत का मतलब जोत से जोत जगाते चलने वाली जोत नहीं, जोत का मतलब जो वास्तव में जोता जाता है हिस्सा, और वो 3 हेक्टेयर है। लेकिन सच बात यह है कि हमें कबीर ने सिखाया है, बड़ा भैया तो जोतें बड़ी हैं, बहुत अच्छी बात। प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या उनकी मिट्टी उपजाऊ है, प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या वहाँ इनपुट्स की सुविधाएं हैं, सिंचाई है, या बीज उपलब्ध हैं, रासायनिक उर्वरक है, खाद की व्यवस्था है, वैज्ञानिक यंत्र मिलते हैं, सड़कों से ये जुड़े हुए हैं, बाजार है, संग्रहण और भंडारण की व्यवस्था है। यदि ये सब नहीं है तो जोत का आकार कितना भी बड़ा हो, आप देखते हैं पिछले कुछ महीनों से अब राजस्थान में भी किसानों की आत्महत्या देख ली एक के बाद एक। विदर्भ बदनाम था, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश बदनाम था, पंजाब भी बदनाम था, लेकिन आज हमारे यहाँ भी स्थिति आ गई है। तो जोत के औसत आकार से कुछ भी स्पष्ट नहीं है। बात ये नहीं है, जरा नीचे देखिए आप, जोत के औसत आकार में सीमांत जोतें, जिनको हम अंग्रेजी में मार्जिनल होल्डिंग कहते हैं। सीमांत जोत का मतलब होता है 1 हेक्टेयर से कम। सीमांत जोत का भावार्थ होता है गरीबों में गरीब किसान, इसलिए सीमांत जोत का मतलब होता है गरीबतम किसान, पुअरेस्ट अमंग द पुअर। और गरीबतम किसान राजस्थान में 70 साल की स्वतंत्रता के बाद भी 36.5%, 36.5। मुझे बताइए, जब इनको अपनी उपज पर्याप्त नहीं मिलेगी, इनकी उपज की पर्याप्त कीमत नहीं मिलेगी, तो आत्महत्या के लिए विवश होंगे या नहीं होंगे? तो 36.5% holdings in Rajasthan belong to the poorest of the poor cultivators, that is marginal cultivators. सबसे बड़ी विडंबना ये है कि किसान तो लगभग 36% हैं, 36.5% हैं, लेकिन इनके पास भूमि कितनी है? 6% से भी कम। 36% सीमांत किसान और कृषि भूमि 6% से भी कम। कितना बड़ा अन्याय हुआ है, जरा सोचिए। तो 36% किसानों के पास 6% से कम कृषि। मैंने कहा ना बेटे, आपकी बात में जो 5वां S है वो है स्टैटिस्टिक्स, वो जो 5वां S है वो है एविडेंस। स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपकी बात, गपशप नहीं चलती है बेटा। आप अपनी बात को जरा तथ्यात्मक और तर्कात्मक तरीके से समझाइए तो सही। तो इसलिए मार्जिनल, नीचे है स्मॉल, छोटे, और छोटे कितने हैं? 21.9, 22%। छोटे का मतलब होता है 1 से 2 हेक्टेयर। तो
1 से 2 हेक्टेयर वाले किसान 22%, 1 हेक्टेयर से कम किसान लगभग 36%, 36 प्लस 22 कर लीजिए 58% किसान स्वतंत्रता के 7 दशकों के बाद भी गरीब शिक्षा। और ये जो छोटे हैं इनके पास कृषि भूमि कितनी है? इनके पास कृषि भूमि है 10.2%। अब आप सोचिए दोनों मिला दें 58% और दोनों के पास भूमि कितनी है? 16%। 58% गरीब किसानों के पास, गरीब तब शामिल, केवल 16%। तो सोचिए आप कि कृषि भूमि या कृषिगत संपत्तियों के वितरण में कितनी विषमता। और वास्तव में विकास के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 गंभीर बीमारी, गंभीर गरीबी। नंबर 2 व्यापक बेरोजगारी। और नंबर 3 विषमता। यदि हम इन 3 को दूर नहीं कर सके तो विकास नंबर 1 निरर्थक होगा और नंबर 2 गैर टिकाऊ होगा। So development in order to be sustainable, development in order to be meaningful must be, of course, number 1 equitable, number 2 it should be sustainable, and there should not be widespread unemployment. तो ये हमारी स्थिति है भैया। इसलिए हम जोत के औसत आकार की बात नहीं करें, हम जोतों के वितरण की बात करें कि उसका वितरण कैसा हो। और इसलिए हमें जिसको प्राथमिकता देनी चाहिए थी उसको कहते हैं भूमि सुधार, यानी कि लैंड रिफॉर्म्स को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए थी। थोड़ी देर फिर बंद क्लास में मेहरबानी करके एक तो पानी मत पीना बेटे, मुझे बहुत बुरा कि मैं भी आपके सामने बोतल पीना और ये करना। ठीक है, आप ब्रेक